नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल एनमिसा क्लासेस में। साथियों, मैं नितेश मिश्रा आज आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ बीएड थर्ड सेमेस्टर में टीचिंग के टॉपिक को लेकर के। आज के इस क्लास में हम जानेंगे कि बीएड थर्ड सेमेस्टर में जो टीचिंग होती है वह कैसे होती है। ठीक है, टीचिंग करने का सही तरीका क्या है और जो लिस्ट बनती है छात्रों की वह किस प्रकार से बनती है, तथा अगर हम टीचिंग नहीं करेंगे थर्ड सेमेस्टर में तो इसका हमारे अंकपत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इन सभी की विस्तृत चर्चा आज हम करेंगे। इसलिए अंत तक बने रहें और पूरी जानकारी से अवगत हो जाए, जिससे कि आपके मन में कोई भी भ्रम न रहे। तो ठीक है, तो बिना देर के हुए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे जो प्रशिक्षार्थी बीएड प्रथम सेमेस्टर से बीएड तृतीय सेमेस्टर में इस बार प्रमोट हुए हैं, वे इस बात को लेकर के बहुत ही असमंजस में हैं कि किस प्रकार बीएड थर्ड सेमेस्टर में हमारी माइक्रो टीचिंग कराई जाएगी, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में उन्होंने माइक्रो टीचिंग की थी। ठीक है, और ये जो फर्स्ट सेमेस्टर में उन्होंने माइक्रो टीचिंग की थी वह आपस में ही की थी। जैसे कि मैंने पहले बताया था वीडियो बना करके कि एक कक्षा में 10-10 लोगों का ग्रुप बांट दिया जाता है और 10 लोगों में से एक जो छात्राध्यापक होता है वह पढ़ाता है, और अगर उस महाविद्यालय में एमएड है तो एमएड का कोई भी प्रशिक्षु पीछे बैठ करके मेंटर का कार्य करता है। उसकी कमियां जो होती हैं, अच्छाइयाँ जो होती हैं, उनकी कॉपी के लेसन प्लान के नीचे नोट करता है। अगर एमएड नहीं है तो कोई उनके शिक्षक आकर के नोट कर सकते हैं। अगर शिक्षक भी व्यस्त हैं तो कोई भी बीएड का प्रशिक्षु प्रथम सेमेस्टर का उनका सहयोगी ही मेंटर का कार्य करता है, उनकी कमियाँ लिखता है, उनके गुण दोष लिखता है, उनको बताता है। ठीक है, यह तो अपने हो जाता है। लेकिन जब बीएड थर्ड सेमेस्टर में हम जाते हैं तो बीएड थर्ड सेमेस्टर में यह चीज़ नहीं होती है। क्या होता है समझते हैं। देखिए, जब आप बीएड थर्ड सेमेस्टर में जाते हैं तो आपको किसी इंटर कॉलेज में जा कर के टीचिंग करनी होती है। हालांकि बाय द रूल अगर देखा जाए तो आपकी ये टीचिंग 4 महीने होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन 4 महीने कोई भी शिक्षण संस्थान अपना विद्यालय आपको नहीं दे सकता। कारण क्या है? कारण सबसे पहला यह है, हो सकता है कोई प्रशिक्षु आज आए कल न आए तो कक्षाएं क्या होंगी, खाली हो जाएंगी। दूसरा कारण यह है कि अगर 4 महीने आप ही पढ़ाएंगे तो वहाँ के शिक्षक जो हैं वह थोड़े लापरवाह हो जाएंगे और उनका शिक्षण का था शिथिल हो जाएगा। तीसरा कारण यह है कि मान लीजिए आपने कॉमर्स पढ़ा हुआ है, ठीक है, अब आपको इतिहास पढ़ाना है, आप वो विषय पढ़ा नहीं पाएंगे और बच्चों का वो विषय क्या हो जाएगा, पीछे रह जाएगा। ठीक है, ये तीसरा कारण हुआ। चौथा कारण क्या है? चौथा कारण यह है, आप यथा समय पहुँचे, ठीक है, तो अच्छी बात है। अगर सही समय से आप नहीं पहुँच पा रहे हैं विद्यालय में तो कक्षाएं लेट चलेंगी। तो यानी कि जो प्रशिक्षण कार्य होगा वह पूरा आप पे डिपेंड हो जाता है 4 महीने के लिए। ठीक है, और सबसे पांचवा और मुख्य कारण क्या है कि आपको अगर पढ़ाने की शैली नहीं है, शिक्षण कार्य करने की शैली आपके अंदर सही से नहीं है, कास्ट कंट्रोलिंग की क्षमता आपके अंदर सही से नहीं है, तो भी आप क्या करेंगे, वहाँ जो शिक्षण का वातावरण है वह आप खराब करने में पूरा समझ लीजिए आपका योगदान होगा। इसलिए शिक्षक गण भी यह चाहते हैं संबंधित इंटर कॉलेज की कि आप कुछ दिनों तक टीचिंग करें, जो कि लगभग 1 महीने होता है, वह आपको अधिक से अधिक 1 महीने के लिए अपना विद्यालय दे सकते हैं टीचिंग कराने के लिए। नियम तो यह है कि आपको 4 महीने करना है, लेकिन 4 माह, ठीक है, यह सिर्फ कागज़ पे दिखाया जाता है, जबकि होता इतना नहीं है। ठीक है, आप 1 माह अधिकतम 1 माह तक शिक्षण कार्य करते हैं। ठीक है, जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में इंटर्नशिप। ठीक है, तो इंटर्नशिप जो है यह आप 1 माह तक करते हैं। और 1 माह आप कैसे इंटर्नशिप करते हैं? कुछ प्रशिक्षणार्थी तो ऐसे होते हैं कि यह 1 माह की टीचिंग करने में भी उनको ऐसा लगता है जैसे 1 साल उन्होंने पढ़ा दिया है। 1 माह टीचिंग करनी है उनको, जिनमें कि 4 रविवार की छुट्टियां होती हैं, बाकी 2-3 अन्य त्यौहार मिल जाते हैं, यानी कि 7 दिन ऐसे चला जाता है 1 माह में। उनको सिर्फ 22 दिन टीचिंग करनी होती है। उस 22 दिन की टीचिंग में भी
उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे उन्होंने बहुत बड़ा पहाड़ ढकेल दिया है, वह एहसान कर रहे हैं, ऐसा जताते हैं प्रशिक्षार्थी जैसे कि वह आकर के पढ़ा करके एहसान कर रहे हैं विद्यालय के ऊपर, जबकि वह सीखने के लिए आते हैं। तो यही कहना है मेरा कि इस 22 दिन की जो टीचिंग होगी यह कैसी होगी, अब इसके बारे में आपको बताता हूँ। सबसे पहले यह क्लियर कर लीजिए कि 4 माह लिखा हुआ है, लेकिन आपको 22 दिन ही टीचिंग करना है। अब बात करेंगे कौन से इंटर कॉलेज में टीचिंग करनी होती है। तो अगर आपके पीजी कॉलेज यानी जो बीएड कॉलेज आपका है, अगर उसके संबंधित कोई भी इंटर कॉलेज है, जैसे कि आपके प्रबंधक जी हैं उनका कोई बीएड कॉलेज भी है जिसमें कि आप पढ़ रहे हैं और उनका कोई इंटर कॉलेज भी है, तो आप उसमें जाकर के टीचिंग कर सकते हैं। अन्यथा आपके पास आपका जो महाविद्यालय होगा वह आपको 1 2 3 4 आपके आसपास के 4 कॉलेजों की लिस्ट, इंटर कॉलेज की जो लिस्ट होगी वह आपको प्रोवाइड कराएगा। ठीक है, अब आप इन 4 जो इंटर कॉलेज की लिस्ट है, इन 4 में से आप किसी एक को पसंद करेंगे, और जैसे कि आपके नज़दीक कोई कॉलेज है वह तीसरे नंबर पे है, तो आप तीसरे नंबर वाले पे मार्क कर लेंगे कि सर हमें यह तीसरे नंबर वाला कॉलेज चाहिए टीचिंग के लिए। तो आप तीसरे नंबर वाले कॉलेज को ला कर लेंगे अपने सर से कहवा के, और सर आपको एक लेटर बना करके आपको प्रोवाइड कर देंगे कि इस लेटर को ले आकर के उस कॉलेज के प्रिंसिपल को दिखाइए। ठीक है, और वहाँ पर आप टीचिंग का कार्य करिए 1 महीने तक। ठीक, तो यह बात आप समझ में आ गई होगी कि आपको कैसे इंटर कॉलेज मिलता है। अगर आपके प्रबंध समिति का कोई इंटर कॉलेज है तो आप वहाँ से जाकर के टीचिंग कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो आप बिल्कुल ही परेशान मत होइए, आपके बीएड कॉलेज में 3-4 कॉलेजों की लिस्ट आएगी जो कि इंटर कॉलेज होंगे, आप वहाँ पर जाकर के टीचिंग कर सकते हैं। तो इस तरह आप समझ सकते हैं कि 22 दिन टीचिंग चलेगी और इंटर कॉलेज आपको इस तरह से मिलेंगे। ठीक, अब बात करेंगे हम किस क्लास के बच्चों को हमें पढ़ाना है। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह आती है कि किस कक्षा के बच्चों को हमें पढ़ाना है। तो आप संभवतः यह मान के चलिए कि आपको कक्षा 9 और 10, ठीक है, हो सकता है तो ये 11 भी हो सकता है, कक्षा 9 और कक्षा 11 के बच्चों को आपको ज़्यादा पढ़ाना है। कारण क्या है? कारण यह है कि अगर आप कक्षा 10 के बच्चों को मान लीजिए पढ़ा रहे हैं या कक्षा 12 के बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं, लेकिन आप उनका सिलेबस समय से ख़त्म नहीं कर पाएंगे, उनका बोर्ड का एग्ज़ाम होता है। ठीक है, और उनका बोर्ड का एग्ज़ाम है और सिलेबस समय से नहीं ख़त्म हुआ तो उनके एग्ज़ाम पे क्या होगा, असर पड़ेगा, वह कब अंक भी प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए कक्षा 10 और कक्षा 12 को आपको पढ़ाने का मौका कब मिलेगा, आपको कक्षा 9 और कक्षा 11 के छात्रों को पढ़ाना होगा। यह बात आप कंफर्म कर लीजिए, मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ। ठीक है, किसी भी इंटर कॉलेज में जाइए, चाहे अपने संस्था के इंटर कॉलेज में जाइए या अपने पसंद से किसी इंटर कॉलेज में जाइए, आपको कक्षा 9 कक्षा 11 को ही पढ़ाने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि अगर कक्षा 9 का सिलेबस आप समय से पूरा नहीं भी कर पाते हैं या अगर सही से नहीं पढ़ा पाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अभी तो इनका एक प्री बोर्ड है, ये भी प्री बोर्ड है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा कि कक्षा 9 और कक्षा 11 को आपको पढ़ाना होता है। अब बात हम करेंगे कि कैसे पढ़ाना होता है, क्या लेकर के जाना है। तो आप सबसे पहले यह समझिए कि आपका जो विद्यालय है, ठीक है, या जो भी महाविद्यालय है आपका बीएड कॉलेज, वहाँ पे पहले सबकी लिस्ट बनती है। मान लीजिए किसी बीएड कॉलेज में 200 सीटें हैं। ठीक है, अब 200 सीट है तो यह बात तो आप जानते हैं कि 200 सीट है तो 200 लड़के पूरे आएंगे नहीं। कोई इलाहाबाद तैयारी कर रहा है, कोई दिल्ली में डिस्ट्रिक्ट कोचिंग को ज्वाइन किया हुआ है, तो कोई धनबाद रह रहा है। ठीक है, तो कोई तैयारी कर रहा है वाराणसी में, वो आ नहीं सकता, किसी को बुखार है, ठीक है, तो किसी को शारीरिक समस्या है, तो किसी को कुछ कुछ काम जरूर रहता है। तो 200 में मान लीजिए कि 150 बच्चे टीचिंग के लिए तैयार हो जाते हैं। तो करते क्या हैं, इनकी टीचिंग कैसे कराते हैं मैं आपको समझाता हूँ। हम जानते हैं कि किसी भी इंटर कॉलेज में लंच होता है, मध्याह्न होता है, मध्याह्नावकाश होता है। तो हम उसमें क्या करेंगे कि जो मध्याह्नावकाश का समय है उसको 2 भागों में बांटेंगे, यानी कि पहले जो लंच से पहले का है, ठीक है, और दूसरा क्या है, सेकेंड टाइम जो लंच के बाद वाला है। तो फर्स्ट टाइम जो लंच के पहले वाला है इसमें हम 75 बच्चे कर देंगे, और जो दूसरा वाला है लंच के बाद वाला समय, ठीक है, इसमें क्या करेंगे, हम 75 बच्चे कर देंगे। ठीक है, तो अब देखिए इस तरह से 75 में हम बच्चे क्या करेंगे, बांट देंगे। अब समझिए
अभी 75 तो लड़के बट गए, अभी 75 बच्चे टीचिंग करेंगे कैसे? तो समझिए इस बात को, जो भी आपको महाविद्यालय दिया जाएगा वहाँ पे आपके क्लासरूम की संख्या ज़्यादा होगी। इस बात को समझिए, क्योंकि इंटर कॉलेज है तो क्लासरूम की संख्या क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो 75 यहाँ पे हैं बच्चे, तो उनको क्या करना होगा? उनका क्रम निर्धारित किया जाएगा, ठीक है, कि 3 यानी कि सोमवार, मंगलवार और बुधवार, ठीक है। सोमवार, मंगलवार, बुधवार ये 75 में भी क्या करेंगे? हम आधा करेंगे, यानी कि जैसे कि 35 मान लीजिए कर लिए, तो सोम, मंगल, बुध में या 35 बच्चे पढ़ाएंगे, ठीक है। अब बाकी जो 3 दिन बचता है उस 3 दिन में बाकी 35 बच्चे पढ़ाएंगे। इस तरह से आपकी टीचिंग संपन्न कराई जाती है, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि 35 बच्चे इस दिन और 35 बच्चे ठीक अगले दिन पढ़ाते हैं, ठीक है। आगे देखिए, अब इसी तरह सेकेंड टाइम में भी होता है। सेकेंड टाइम में क्या होगा? यहाँ भी क्या होगा? 35 बच्चे जो होंगे पहले दिन, पहले, दूसरे, तीसरे दिन, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, और बाकी जो 35 बच्चे हैं वह गुरुवार, बृहस्पतिवार और शनिवार को पढ़ाएंगे। अगर आपका महाविद्यालय बड़ा है तो हो सकता है इन 75 बच्चों की टीचिंग भी एक साथ करा ली जाए, यानी कि कुल 8 पीरियड होते हैं, तो 8 जो छात्राध्यापक हैं उनकी कक्षाएं एक दिन संचालित की जा सकती हैं। लेकिन ऐसा कम होता है कि आपके इंटर कॉलेज में कक्ष की संख्या ज़्यादा हो। तो अधिकतर यही होता है कि 200 सीटें हैं, तो 200 तो आने वाले हैं नहीं, 150 आएंगे, या अधिक से अधिक आपके 140-150 के एवरेज में ही आएंगे, क्योंकि कम ही आते हैं बच्चे। उसके बाद उसमें क्या करेंगे? 2 ग्रुप में बांट देंगे, 75-75, और उसमें भी हम 3-3 दिन का अलग अलग हम ग्रुप बना लेते हैं कि 3 दिन ये 35 लोग पढ़ाएंगे, 3 दिन ये 35 लोग पढ़ाएंगे, क्योंकि जिन 35 लोग को रखा जाएगा वह 35 लोग भी नहीं पढ़ा पाते हैं, वह 35 लोग भी नहीं पढ़ा पाते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें भी एब्सेंट हो जाएंगे, इसमें भी एब्सेंट हो जाएंगे, ठीक है। और एक बात का ध्यान दीजिए, आप कहेंगे कि सर कक्षाएं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, हमारे कुल 8 पीरियड होते हैं। कितने पीरियड हैं? कुल 8 पीरियड हैं। किसी भी इंटर कॉलेज में संभवतः 8 पीरियड ही चलते हैं, ठीक है। अब 8 घंटे क्लास है, अब उसमें आप बता रहे हैं कि 3 दिन 35 बच्चे आएंगे, ठीक है। अब 3 दिन 35 बच्चे आएंगे, वो भी कितने में? ये 4 पीरियड में। 4 पीरियड के लिए 35 बच्चे, और ये जो 5, 6, 7, 8 ये जो 4 पीरियड है इसके लिए 35 बच्चे बता रहे हैं। तो 35 बच्चे पढ़ा कैसे पाएंगे? अब बात ये आती है, तो 35 बच्चे कैसे पढ़ाएंगे इसको समझिए। 4 क्लास, ठीक है, 4 घंटे आपके पास हैं। एक क्लास में, पहले क्लास में एक बच्चा पढ़ाएगा, तो बाकी पीछे 2 क्या करेंगे? लोग निरीक्षण करेंगे, ठीक है। 2 से क्या बन जाएंगे? 2 उसके मेंटर बन जाएंगे, उसकी कॉपी पे लिखेंगे कि उसने कैसा पढ़ाया है, ठीक है। या अगर नहीं लिखेंगे तो वे कक्ष में ध्यान रखेंगे कहीं कोई बच्चा क्लास से भाग तो नहीं रहा है, या फिर जो उनका साथी पढ़ाने वाला है उसको कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। इस तरह करके आप एक कक्षा में 2 मेंटर हो सकते हैं, ठीक है। दूसरी कक्षा में 3 मेंटर भी हो सकते हैं, ठीक है। एक पढ़ाने वाला, 3 मेंटर भी हो सकते हैं। इस तरह से करके आप 35 लोग जो होते हैं वह एक क्लास में एडजस्ट हो जाएंगे, यानी 4 जो घंटी चलेगी लंच से पहले वाली, उसमें आप 35 लोग का जो ग्रुप होगा वो एडजस्ट हो जाएगा। यह मैं एक अनुमानित मान बता रहा हूँ, जबकि ऐसा होता नहीं है। किसी कॉलेज में 100 सीट है तो वहाँ पे कुल मिला के 60 बच्चे आएंगे, 300 सीट है तो 150 बच्चे आते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप जान लीजिए कि किसी भी क्लास में अगर एडजस्टमेंट करना है तो इसी तरह से एक अनुमानित मैं आपको बता रहा हूँ ऐसे होता है। चूँकि आपके 4 इंटर कॉलेज हैं तो यानी कि आप लोग क्या करेंगे? अलग अलग संख्या में ज़्यादा बट जाएंगे। या मैं 35 बता रहा हूँ, तो मान लीजिए किसी कॉलेज में 150 सीट बची हुई है, ठीक है। अब 150 सीट में 4 जो इंटर कॉलेज वहाँ बांट दिया गया, तो मान लीजिए यहाँ पे हो गया 50 बच्चे यहाँ हो गए, ठीक है, 50 यहाँ हो गए, 50 यहाँ हो गए, और 50 यहाँ पे मान लेते हैं हम कि 10 बच्चे हो गए, ठीक है। या यहाँ पे मान लेते हैं कि 20 बच्चे हैं और यहाँ पे 30 बच्चे हैं, ठीक है। तो अब देखिए एक इंटर कॉलेज में कितने बच्चे हुए? 50 ही तो हुए, ठीक। अब 50 हैं तो 25 इसमें हो जाएंगे और 25 इसमें हो जाएंगे।
तो 25 बच्चे तो आराम से पढ़ा सकते हैं। एक बच्चा पढ़ाएगा, 2 बच्चे उसके पीछे बैठे रहेंगे, ठीक। एक प्रशिक्षार्थी पढ़ाएगा, 2 प्रशिक्षार्थी उसके पीछे बैठे होंगे, तो 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12, ठीक है। इस तरह 12 आपके हो गए, तो 12 आज वाले में हो गए, फिर 12 दूसरे वाले दिन में हो जाएंगे, ठीक। तो इस तरह से आपका ये टीचिंग का कार्यक्रम चलता है। आशा है कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम बात करेंगे कि जो टीचिंग नहीं करेंगे उन पे क्या असर होगा। मुख्य मुद्दा यह है, देखिए जो टीचिंग नहीं करेंगे, यह बात नोट कर लें अपने कॉपी में निश्चित ढंग से, उनके जो परीक्षा का अंक है प्रैक्टिकल का, चूँकि आपके 3rd सेमेस्टर में 250 अंक का आपका प्रैक्टिकल है, तो ये 250 में अधिकतम अंक मैंने आपको बताया था कि 225 मिलने हैं, ठीक है। तो ये जो 225 अंक है, यह जान लीजिए, इसमें आपको 225 कभी नहीं मिल सकता है, क्योंकि आपने रेगुलर क्लास नहीं किया है, आपने टीचिंग नहीं किया है, ठीक है। अभी एग्जामिनर जब आते हैं तो आपसे पूछते हैं कि आपने कितने दिन टीचिंग किया है। और मैं अगला वीडियो आपको प्रोवाइड कराऊंगा कि कैसे टीचिंग जब होता है तो एग्जामिनर क्या प्रश्न पूछता है, ठीक है, और कैसे होती है। अभी मैं जो मेरे साथ तो व्हाट्सएप पे जुड़े होंगे, मैं एक कॉलेज में गया था एग्जामिनर के साथ में, तो वहाँ पे कैसे हुई है टीचिंग, मैं आपको आंखों देखा वहाँ पे वर्णन करूँगा, ठीक है। कितना सख्त एग्ज़ाम होता है आप समझ सकते हैं उस अगले वीडियो को हमारे देख करके। तो फिलहाल हम बात करेंगे 225 नंबर। तो यह जान लीजिए कि आपको 6 से लेकर के 10 अंकों का नुकसान सहना पड़ सकता है, और चूँकि ज़माना मेरिट का है तो आपको मेरिट की ज़रूरत होगी हर जगह, इसलिए आप 6 से 10 अंकों का नुकसान अगर नहीं सहना चाहते हैं तो अपने संबंधित कॉलेज में जा कर के टीचिंग करिए। और आप बीएड करने आए हैं तो यह बात जान लीजिए कि बीएड की अगर सिर्फ मार्कशीट आपको चाहिए तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन अगर बीएड करके आप ऐसा, मेरा स्लोगन भी है कि पढ़ो ऐसा कि पढ़ा सको, तो अगर आप बीएड करके आप ऐसे बनना चाहते हैं कि आप दूसरे को भी ट्रेंड कर सके, जिस तरह मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, चूँकि मैंने ये सारे कार्य किए हुए हैं तो मैं यहाँ खड़ा होकर के आपको बता रहा हूँ। इसलिए मेरा भी यह प्रयास होता है कि हमारे शालिद में जितने प्रशिक्षणार्थी पढ़ रहे हैं या प्रशिक्षणार्थी जो भी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं बीएड का, वह ऐसा बन सके कि दूसरों को भी समझा सके। क्योंकि बाद में कोई पूछे कि आपकी टीचिंग कैसे होती है तो आप बता ही नहीं पाए, हम तो कभी किए ही नहीं है। लेसन प्लान कैसे बनता है हमें तो पता ही नहीं है, हम तो गए ही नहीं थे, सिर्फ मार्कशीट हमारे पास है। और ऐसे ही लोग जो होता है भावी परीक्षाओं, प्रतियोगी परीक्षाओं में कट भी जाते हैं, क्योंकि उनको छोटी छोटी चीज़ें पता नहीं होती हैं। पूछ देता परीक्षा में कि टेट में कि सूक्ष्म शिक्षण का कार्य कितना होता है, पता ही नहीं है। बृहद शिक्षण क्या होता है, पता ही नहीं है। सूक्ष्म शिक्षण और बृहद शिक्षण में क्या अंतर है, पता ही नहीं है, ठीक है। तो यह क्या है, आपका कहीं ना कहीं मान लीजिए कि आप डायरेक्टर की परिचय के हैं, आपके घर का ही विद्यालय है, तो अंक को तो मान लीजिए आपको मिल सकता है, 225 अंक हाईएस्ट आपको मिल जाएगा, लेकिन जो ज्ञान होगा वह आपको डायरेक्टर के रिश्तेदार होने से, ठीक है, या आपके घर का विद्यालय होने से आपको वह ज्ञान नहीं मिल पाएगा। आप कहीं ना कहीं आपकी शिक्षा अधूरी होगी, अपूर्ण होगी। और अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है, यह बहुत ही महान व्यक्ति ने कहा है। आप समझदार हैं तो मेरे कहने का अर्थ समझ रहे होंगे कि आपको ज़रूर यहाँ पे घाटा होगा, और एग्जामिनर के सामने आपको शर्मिंदा भी होना पड़ेगा अगर आपने टीचिंग नहीं की है। और एक बात यहाँ पे और समझते हैं हमें एक कॉपी मिलती है लेसन प्लान बनाने के लिए जब हम टीचिंग करते हैं। जैसे कि मैं आपको एक फाइल दिखा रहा हूँ, यह फाइल आप देख सकते हैं, ठीक है, इतनी मोटी है, ठीक है, और इतनी मोटी में फाइल मिलती है बनाने के लिए, जिसमें कि हम डेली क्या करते हैं, इसमें 40 लेसन प्लान हमें कुल बनाने होते हैं। 40 लेसन प्लान मतलब कि 20 लेसन प्लान आपके एक विषय का और 20 लेसन प्लान आपके दूसरे विषय का। जैसे कि आप 8 ग्रुप से हैं तो 20 लेसन प्लान हिंदी का, 20 लेसन प्लान इतिहास का। विज्ञान से हैं तो 20 मैथ का और 20 साइंस का। वाणिज्य से है तो 20 अर्थशास्त्र और 20 आपके वाणिज्य से आपको बनाने होते लेसन प्लान। इस लेसन प्लान को आपको रोज़ जो आप पढ़ाएंगे संभवतः प्रयास रहे उसी से संबंधित लेसन प्लान आप यहाँ बनाएं। अब बात करें कि लेसन प्लान की, जैसा कि मैंने लेसन प्लान का कोई वीडियो दे दिया है, तो लेसन प्लान यहाँ पे क्या होता है कि जब हमारी माइक्रो टीचिंग चलती है तो हम एक एक कौशल को अलग अलग करते हैं, लेकिन जब हमारा मैक्रो टीचिंग चलता है तो इसमें हम क्या करते हैं, सभी जो कौशल होते हैं हमारे, उन सभी कौशलों को मिला करके एक पाठ्य योजना का निर्माण करते हैं, ठीक है। उसके बाद 20 यहाँ बनाएंगे, 20 यहाँ बना लेंगे। अगर आपके फाइल पे जगह कम बचती है
तो अपने फाइल के जो सादा पेज है उस पर भी आप लिखने का पूरा प्रयास करेंगे, जिससे कि 40 लेसन प्लान आपका हो जाए जो मानक है। अन्यथा 40 लेसन प्लान से अगर आपका कम होगा तो भी आपको डांट सुननी पड़ सकती है। हालांकि इसकी हम विस्तृत चर्चा आगे वाले वीडियो में करेंगे, लेकिन आज मैं आपको यही बताना चाहता था कि ये विस्तृत शिक्षा यानी कि माइक्रो टीचिंग कैसे होती है, ठीक है। अगर नहीं आते हैं तो क्या प्रभाव पड़ता है, उसके बाद यह कौन से इंटर कॉलेज में होती है यह भी आपने जाना, कितने समय के लिए होती है यह भी आप जान चुके हैं। इसके बाद परीक्षा में इसके कितने अंक होते हैं यह भी मैंने आपको बता दिया कि 250 नंबर का होता है। फाइल कौन कौन सी बनानी है इसके बारे में मैं वीडियो दे चुका हूं, अगर देखना होगा तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं। इसी के साथ मैं नीतीश मिश्रा आप सभी से विदा लेता हूं। धन्यवाद।